जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नक्षत्रों के पाठ वो पाठ जिनके द्वारा हम लोग अपनी दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं और आज या कल या परसों या 10 दिन 15 दिन 1 महीने का प्रेडिक्शन भी हम लोग कर सके, वो पाठ मैंने चालू कर रखे हैं। हालांकि इसको देखा कैसे जाता है, इसको बताया कैसे जाता है, वो सब तरीके विधि वो सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं। और ज़्यादा डीप अध्ययन आपको करना है तो आप चैनल को व्यू करके या सब्सक्राइब करके जो आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से उन पाठों को सुने, क्योंकि वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आपकी दिनचर्या में सुधार हो और आप अशुभ फलों से निजात पा सके, वो सब नक्षत्रों के पाठ मेरे चालू किए हुए हैं और उसी के विषय में मेरा ज़्यादा जोर है। कुंडली के विषय में, कुंडली का प्रिडिक्शन के विषय में, वो सब कैसे बताए जाते हैं, किस तरह से उनके फलों की प्राप्ति होती है, वो सब चीज़ एक अलग मैटर रखता है। लेकिन अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में सुधार कर लें तो उन अशुभ फलों की जो कुंडली के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होते हैं उनसे हम लोगों का बहुत कुछ बचाव हो सकता है। तो उसी विषय को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग अपनी दिनचर्या में सुधार करें, किस तरह से हम लोग ग्रहों को प्रिडिक्ट करें, उनके क्या कारकत्व है, हम लोगों को कैसे फल वो दे सकते हैं। हालांकि ग्रहों के विषय में भी मैं पाठ दिया हुआ है मेरा, वो भी गोचर से ही कनेक्टेड है। वो पाठों में भी मैंने यही बताया है कि जैसे वेद कहाँ पे ग्रह होते हैं, कौन से स्थान में होते हैं, शुभ गोचर कौन से स्थान में होते हैं, तो वो सब गोचर से कनेक्टेड है। आप उसको आराम से नोटिंग करके रख सकते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से वो ग्रह कहाँ कहाँ पे गोचर होंगे तो शुभ होंगे। तो शुभ होंगे तो आपको उस समय ये पता चल जाएगा कि मेरे को इस भाव से संबंधित और इस ग्रह से संबंधित ये फल प्राप्त हो सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से वो अनुरूप काम करेंगे तो उनके फलों की प्राप्ति आपको ज़्यादा मिलेगी। और अगर अशुभ गोचर है तो उससे कनेक्टेड फल जो आपको नहीं मिलने हैं या उनमें कोई तकलीफ होनी है, तो वहाँ पे अगर आप उतने दिन तक थोड़ी शांति रखें तो फिर गलत निर्णय या गलत इफेक्ट आपके ऊपर आना बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं रेवती नक्षत्र की, जो इस श्रृंखला में मेरा ये अंतिम पाठ है। सूर्य विशाखा नक्षत्र में, मंगल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, बुध आद्रा नक्षत्र में, शुक्र रोहिणी नक्षत्र में, गुरु श्रवण नक्षत्र में, शनि पूर्वाषाढ़ा में और राहु केतु मूल नक्षत्र में। ये ग्रह जब इन नक्षत्रों में गोचर करेंगे तो रेवती नक्षत्र वालों को विशेष पीड़ा का अनुभव वो अपने कारकत्वों से संबंधित करवाएंगे। अब कौन से ग्रह के क्या कारकत्व है वो सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं। वैसे भी आप सब अगर ज्योतिष वगैरह में रुचि रखते हैं तो जानते भी होंगे कौन से ग्रह के क्या कारकत्व है। फिर भी कोई नया जुड़ा हुआ है, कोई नया आया है, सब कुछ सीखना चाहता है, मेरे ही चैनल के द्वारा सीखना चाहता है, तो उसके कारकत्व से संबंधित पाठ भी मेरे पोस्ट किए हुए। जैसा कि एक चीज़ से कोई भी चीज़ का प्रिडिक्शन नहीं होता है और ज्योतिष हमेशा कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंड होकर प्रिडिक्शन करने वाला चीज़ सब्जेक्ट नहीं है। सब चीज़ों को मिला के प्रिडिक्शन किया जाता है। तो प्रिडिक्शन मैटर एक अलग मैटर है और दिनचर्या को व्यवस्थित करना वो एक अलग मैटर है। जैसे बचपन में आपने देखा होगा या आज भी गाँवों में या जो पहले से संस्कार चल रहे हैं परिवारों में, जब हम लोग कहीं पे भी 2-4 दिन के लिए जाते हैं या बाहर जाते हैं कोई और, तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना कि अपना चंद्रमा देख के जाना। किस लिए बोलते हैं? उनको पता नहीं है चंद्रमा का क्या मतलब है। उनको पता ये सबसे है, ये सब का इतना मतलब वो एक लोकोक्ति या मुहावरा हो गया कि चंद्रमा देख के जाना, लेकिन ये पता नहीं है चंद्रमा में क्या देखना है। तो चंद्रमा देखने का मतलब यही हो गया कि उस समय आपकी राशि के हिसाब से चंद्रमा का शुभ गोचर है या अशुभ गोचर है, आपके नक्षत्र के हिसाब से वो अच्छा है या बुरा है। उस समय में बहुत सी पीड़ाओं का संबंध हम लोग व्रत करके, उपवास रख के या अपने माता पिता का चरण छू के या जानवरों को खाना दे के कर देते थे। वो खराब फलों की प्राप्ति नहीं होती थी। आप देखिए, आप खुद अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप खुद थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा या 20 मिनट, 50 मिनट का स्पेयर टाइम लीजिए, जिनमें पूरी तरह स्पेयर होइए, चिंताओं से मुक्त होइए और जानवरों को खाना खिलाने का कोशिश कीजिए। आप देखिए आपका मन और आत्मा कितना अच्छा, खुद को कितना अच्छा लगता है। और जब अंदर में आपके हृदय में कोई चीज़ आपको सुख पहुंचाती है
तो ग्रह और क्या करते हैं या नक्षत्र और क्या करते हैं? आपकी आत्मा में दुख पहुंचाते हैं, आपके मन में दुख पहुंचाते हैं। तो जब वो सुख की मात्रा आपके अंदर ज़्यादा होगी तो उन जानवरों का हो, नेचुरलिटी का हो, चाहे ग्रह का हो, उनका आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिलता है। और जब वो मिलता है इंसान का, मनुष्य का जब खराब समय आता है प्रारब्ध के हिसाब से, तो वो खराब समय को हम लोग आराम से भोग के निकल जाते हैं। कारण कि पहले से हम लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका है अपने शुभ कर्मों की वजह से। तो हम लोग उस फलों को प्राप्त करके निकल जाते हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि फल मिलेंगे नहीं, मिलेंगे, अच्छे और बुरे सब मिलेंगे। प्रेजेंट में अच्छे कर्म, सत्कर्म और संस्कार के हिसाब से चलने से उस फलों में जो अशुभ मिलने वाले हैं उसको आराम से हम लोग फाइट करके निकल जाएंगे, और जो शुभ मिलने वाले हैं उनमें हम लोग बढ़ोतरी करके और शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अगर उसके हिसाब से दिनचर्या में सुधार किया हुआ है तो। और ये पाठ देने का कारण भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके नक्षत्र के हिसाब से आपको विशेष ध्यान रखना है इन नक्षत्रों का। रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा और स्वाति, इन नक्षत्रों में क्रूर ग्रह और पाप ग्रहों का गोचर नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो रेवती नक्षत्र को विशेष पीड़ा होगी। अब क्रूर ग्रह और पाप ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आते हैं। और शनि, राहु, केतु के विषय में इतना ही है कि ये जल्दी से नहीं आएंगे इन नक्षत्रों में, और आएंगे तो बहुत लंबे समय तक रहेंगे। तो उनको आप एक बार साइड रख लीजिए। और सूर्य और मंगल जो है वो साल में एक बार आएंगे ही आएंगे। तो वो जब इन नक्षत्रों में आएंगे तब उनसे संबंधित कारकत्व प्लस आपकी जन्म पत्री में वो कौन से स्थान के स्वामी हैं, उनके फलों का भी शुभ या अशुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय के लिए हम लोग पहले अलर्ट हो सकते हैं, और वो क्या परिणाम हम लोगों को दे सकते हैं उसका भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। चाहे वो उपाय भगवान के भजन से हो, चाहे महादेव की पूजा से हो, चाहे ग्रह या नक्षत्र से संबंधित दान से हो, तो उसका उपाय इजीली हम लोग पहले कर सकते हैं। अब सपोज आपके सूर्य से संबंधित कोई पीड़ा आने वाली है और आप उस समय में सूर्य की उपासना चालू कर दें, सूर्य उदय के पहले उठना चालू कर दें, कुछ समय सूर्य उदय के समय में सूर्य की रश्मियों को ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें, कुछ मेहनत वगैरह करें, तो उससे वो सूर्य की पीड़ा ऑटोमेटिक समन होती है। और उस समय के, आज पुराने समय की बातें करें तो उस समय के बुजुर्ग देखिए, घर में चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, आज भी वो सूर्योदय के पहले ही उठते हैं। हम लोगों ने अपनी दिनचर्या चेंज कर दी, उसकी वजह से खराब फलों की प्राप्ति होती है। अब रेवती नक्षत्र वालों के लिए मघा, मूल, अश्विनी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, ये सब नक्षत्र रेवती वालों के लिए शुभ नक्षत्र है। जब आपको कोई नया काम करना हो, कोई मांगलिक काम करना हो, कोई शिक्षा से संबंधित जो दिनचर्या डेली की आपकी व्यवस्थित है, उसके अलावा कोई नया काम करना हो, तो ये नक्षत्र आपके लिए शुभ है। लेकिन इनमें भी आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी क्रूर ग्रह और पाप ग्रहों का गोचर इन नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मूल, उत्तरा फाल्गुनी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र जो है आपके रेवती नक्षत्र को भेद करते हैं। अब वेद कैसे देखा जाता है? सप्तशलाका का पाठ मेरा दिया हुआ है। अगर आपको देखना है, समझना है और भी परिवार की कुंडलियों में पता करना है, तो आप उसमें जाके उस तरीके को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। इन तीनों नक्षत्र में जिस दिन भी हो उस दिन कोई विशेष काम आपको नहीं करने। जो डेली की दिनचर्या चल रही है बस उसी अनुरूप रहिए, और अपना वर्क करके अपने जो भी प्लेस में आप रात बिताते हैं वहाँ आराम से आ जाइए। कोई फालतू का व्यवधान कहीं पे नहीं डालना है। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें इंटर नहीं हो रहा है। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो इन तीनों नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन कोई चीज़ साइन नहीं करनी है या शुरुआत नहीं करनी है। तो अगर इतना ध्यान हम लोग रखते हैं तो बहुत कुछ पीड़ाओं का बचाव हम लोगों को जो ग्रह से या नक्षत्र से मिलती है उसका हो जाता है। उसके अलावा कोई भी नक्षत्र की पीड़ा आपको पर्टिकुलर उस समय में चल रही है, लेकिन आपकी राशि के हिसाब से पहले स्थान, तीसरे स्थान, छठे स्थान, 7वें स्थान, 10वें स्थान और 11वें स्थान में चंद्रमा का गोचर है, तो ये शुभ गोचर है। और चंद्रमा बली भी है, किसी पाप ग्रह से दृष्टि भी नहीं है, राहु केतु के साथ भी नहीं है,
और आपकी राशि के हिसाब से शुभ गोचर है, बली है, तो नक्षत्रों की 80% पीड़ाओं का समन अकेला चंद्रमा कर देता है। लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन ही रहता है एक राशि पे। एक भाव में, अगर आपके पहले भाव में आपकी राशि के हिसाब से, तो आपके लिए शुभ गोचर है, लेकिन वो 2.25 दिन ही रहेगा एक राशि पे, तो वो निकल जाएगा। उसके बाद में उस ग्रह से संबंधित या नक्षत्र से संबंधित पीड़ा का आभास आपको होगा, उस समय नहीं होगा। तो चंद्रमा बली हो तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि भाई नहीं, आज मेरा चंद्रमा ठीक है तो आज मैं ये काम कर सकता हूँ। नक्षत्रों की पीड़ाओं का समन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो ग्रह है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा बली हो, चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा हो, चंद्रमा आपकी कुंडली में योग कारक हो, तो नक्षत्रों की पीड़ाओं का बहुत कुछ समन होता है। लेकिन गोचर में उसकी पीड़ा, नक्षत्र की पीड़ा या ग्रह से संबंधित नक्षत्र की पीड़ाओं का अध्ययन जब करना हो आपको, तो चंद्रमा को एनी टाइम 24/7 आपको बली रखना पड़ेगा। से माता का आशीर्वाद लेते रहे, जल का मात्रा पीने में, यूज करने में ज़्यादा रखें, चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बैठें, उसकी रश्मियों का सेवन ज़्यादा करें, तो उससे क्या आपका चंद्रमा कभी वीक नहीं होगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग, आप लाखों रुपए दे के एंड टाइम पे कोई काम करते हैं, उसकी पीड़ा का समन करने के समय में, तो क्या वो पॉसिबल है कि कोई चीज़, कोई बीमारी आपको लास्ट स्टेज पे आ गई और उस समय आपको पता चला और आपको आईसीयू में डाल दिया गया, यहाँ चांस 50-50 है। अब आप ठीक भी हो सकते हैं और आप पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं। ग्रह, नक्षत्र और जन्मपत्री के दोष भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जब पीड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और उस समय में अननेसेसरी खर्चा करके जो हम लोग बड़े बड़े आयोजन करके काम करते हैं, वहाँ भी चांस 50-50 होता है। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग अपनी दिनचर्या में सुधार कर लें। जैसे हम लोगों के पूर्वज जीते थे शांति से, कुछ अपने ऊपर अंकुश लगा के, कुछ जीने के कुछ नियम बनाए हुए थे उन्होंने, उन नियमों को अगर हम लोग फॉलो कर लें तो इनसे संबंधित पीड़ाओं का और संस्कारों का परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। कि अगर हम लोग सुबह जल्दी उठना चालू कर दें, सुबह सूर्य की रोशनी में थोड़ा देर घूमें या एक्सरसाइज करना चालू कर दें, तो बहुत कुछ सूर्य की पीड़ा का समन हो जाता है। जानवरों को कुछ समय के लिए उनके पास बैठे, उनको खाना वगैरह दे, तो आत्मा तृप्त होती है, मन तृप्त होता है, तो ऑटोमेटिक खुशी प्राप्त होती है, तो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, विल पावर बढ़ता है। और उसकी वजह से हम लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं, क्योंकि मन अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, तो लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो फिर शनि ग्रह की पीड़ा का अंत हो जाता है। अपने से छोटों को जब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनके लिए हित सोचेंगे, तो ऑटोमेटिक शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी। फिर राहु केतु की भी पीड़ा का समन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ अगर पुराने संस्कारों पे हम लोग वापस चलें, तो वही चीज़ें वापस हम लोगों को प्राप्त हो सकती है। आप सोचिए, उस समय में इतना अभाव था, फिर भी मन से बहुत संतुष्टि थी, परिवारों में मेल था, भाइयों में मेल था, बड़े बुजुर्गों का आदर था। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ है, पैसे भी है, फ्लैट भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्यों? क्या कमी है? ये कमी यहाँ पे है। आप उसके अनुसार आचरण करें, उसके हिसाब से जीवन जीना थोड़ा चालू करें। ये शरीर ऐसी मशीन है, इसको आप जिस तरह से जीना चाहते हैं उस तरह से ढाल सकते हैं। हो सकता है आपकी दिनचर्या में परिवर्तन अचानक हो, तो कुछ समय के लिए पीड़ा हो आपको, कुछ समय के लिए आपको हैबिट नहीं पड़ती है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू 1-2 महीना कर ले बाई फोर्स, कि अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप हैबिचुअल हो जाएंगे, शरीर उसके अनुरूप ढल जाएगा, क्योंकि शरीर की प्रकृति वही है। उस समय में ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी। तो आशा है मित्रों, मेरा पाठ आपको समझ में आया होगा और क्या बोलना चाहता हूँ वो भी समझ में आया होगा। क्योंकि ज्योतिष, जिसको बोला जाता है ना वेद की आँख है, वो आपका भविष्य देख सकती है, निर्माण नहीं कर सकती। आपके भविष्य के फलों को कम या बेसी नहीं कर सकती। हाँ, आप कर सकते हैं। आप अपने संस्कारों में परिवर्तन करके, आप अपने जो गोचर के, जो वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं, उनमें परिवर्तन करके, अशुभ कर्मों का त्याग करके आप उन परिणामों में परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी कोई नहीं कर सकता, ना ज्योतिष कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। हम लोग खुद ही कर सकते हैं।
और हम लोगों की कम्युनिटी में जो भी विद्वान हैं, इन सब बातों को जानते हैं, वो इसके अनुसार अपना जीवन चल रहे हैं उसके ऊपर। इसी वजह से वो ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से ज्योतिष हैं जो किसी से एक पैसा नहीं लेते, जन्म कुंडली प्रिडिक्शन वगैरह का। मैंने भी आज तक किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन हम लोग बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते हैं? जन्म पत्री देखने के साथ साथ आभास हो जाता है कि ये बंदा बताने से भी कोई काम करेगा नहीं, और जब करेगा नहीं तो मैं अपनी वाणी को क्यों व्यर्थ करता हूँ। और मेरा जोर इसी पे है कि उसी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लीजिए, आपको जन्मपत्री दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर मेरे पाठों का श्रवण करते हैं तो आप देखिए, सब पाठों में मोस्ट प्रोबब्ली मैं यही चीज बताता हूँ कि आप इसके हिसाब से चलें, आपका ऑटोमेटिक आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। तो अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। जय माता की मित्रों।